ओके वो तो जी वैसे उधर जाते थे वो फाइल कर लो उधर डायरेक्ट तो कॉपी कर सकते हैं। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो नहीं रहा था। मैंने पहली क्लास में भी कहा था कि मतलब अटेंडेंस पूरी रखनी, क्योंकि सारी क्लासेस लेनी है। एक क्लास मिस करेंगे फिर हमारी आदत हो जाती है कि भाई बगैर क्लासेस के भी चीजें हो जाएंगी और फिर एंड में मसला होता है, चीजें फाइल अप होती हैं। तो मुझे नहीं पता बच्चे क्यों नहीं आए, कुछ शायद 25 की वजह से। लेकिन यहाँ पे ना ऑफ का कोई सीन नहीं होता। आप सीए में आ जाओ, सीए में आ जाओ, सीए से हैं आपको पता होगा, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो ये चीजें तो हमें फिर वो करनी होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। अच्छा, रिवाइज हम मेरे हैंडआउट्स कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत समराइज बना हुआ है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमें चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑफिस फंक्शंस के बारे में, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स पढ़े और हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस किस काम आते हैं हमें, मतलब हमें पता चलता है कितने यूनिट्स हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग चैनल वगैरह कैसे हैं। उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी की वजह से कि अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इसीलिए हमने चार्ट्स पढ़े थे। और हमने चार्ट्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स देखे थे। एक तो बहुत ही बेसिक सा था और एक फंक्शनल। उसके अलावा प्रोडक्ट ब्रांड डिपार्टमेंटेशन था, हमने पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हमने दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे थे। डिसएडवांटेज मतलब एक का जो एडवांटेज होगा वो दूसरे का डिसएडवांटेज होगा। हमने बेसिकली वैसे दोनों के एडवांटेजेस ही देखे थे। उसके बाद हमने पॉलिसी मैनुअल पढ़ा था कि हर कंपनी में एक पॉलिसी मैनुअल होती है कि किस तरह प्रोसीजर्स फॉलो होंगे किसी भी फंक्शन के। तो उसके बाद हमने पढ़ा था मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन और उसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोल्स ओवर ट्रांजैक्शन। कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शन हमने इसलिए कहा था कि मैनेजमेंट कुछ चीज़ों पे अपना कंट्रोल चाहेगी, उसके लिए वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी उस पर मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा। तो हमने यहाँ पे खत्म किया था इसको। कंट्रोल्स किस तरह के हो सकते हैं, मतलब अगर हम जनरल बात करें कंट्रोल्स, किस तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं, तो इसको सुन के क्या आता है ज़हन में? आप मैनेजरियल लेवल पे और आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल और ट्रांजैक्शन पे, तो किस तरह कंट्रोल रख सकता है, किस तरह? तो इस कंट्रोल को हम क्या कहेंगे? एक जनरल, जैसे मैं चाह रही हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो मुझे पता हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे बेसिक 4 कंट्रोल्स लिखे हैं। तो एक हमारा होता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मैं कहती हूँ कि भाई 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होगी तो ये बंदा अप्रूव करेगा, 10 करोड़ की होगी मैं अप्रूव करूंगी, मतलब अथोराइज ट्रांजैक्शन हो हमारी, इससे मेरा कंट्रोल रहेगा उस पर, ठीक है। दूसरा हमारा कंट्रोल क्या हो सकता है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन। अच्छा, कंप्लीट को मैं मर्ज करूंगी 2 के साथ, दूसरा होगा एक्यूरेट। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो। इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, मुझे कुछ परचेस करना है तो एक जगह वहां पे रिक्वेस्ट होगी, स्टोर वाला बोलेगा मुझे एक चीज चाहिए, वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा, परचेज डिपार्टमेंट जब परचेज कर लेगा वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोलेगा कि तुम इसको पेमेंट कर लो। तो अब तीनों स्टेज पे वो रिकॉर्ड हो जाए, मतलब स्टोर ने जब की वो भी रिकॉर्ड हो, जब परचेज हुई तो भी रिकॉर्ड हो, और जब उसको पेमेंट हुई तो भी रिकॉर्ड हो। कंप्लीट रिकॉर्ड होगी तो उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा, मतलब हमें ये पता होगा कोई भी चीज हमसे मिस आउट नहीं हुई। अच्छा, और एक्यूरेट का क्या मतलब है कि जो हम अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक्यूरेट भी हो। 100 की ट्रांजेक्शन हुई है तो हमने 100 लिखे हो, ऐसा नहीं है कि हमने 10 लिख लिया, गलती से 0 एक मिस हो गया तो ये एक्यूरेट नहीं होगी, तो हमें एक्यूरेसी भी चेक करनी होगी। तीसरी क्या चीज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है और ये बहुत जगह मिसिंग होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। किसी को आइडिया इस चीज का? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कहते हैं कि अगर एक काम हो रहा है तो उसमें एक या 2 से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हो, जैसे कि अगर एक काम कर रहा है उसको रिव्यू करने वाला दूसरा हो। जैसे एक छोटे लेवल का बंदा है, उसने कोई चीज प्रिपेयर की है कि मुझे ये चीज चाहिए और कोई रिक्वेजिशन फॉर्म कर ली, ठीक है। अब उस डिपार्टमेंट के हेड को रिव्यू करना है कि क्या मुझे वाकई ये चीज चाहिए,
जैसे मैं फर्म की एग्जांपल देती हूँ, हमें कोई स्टेशनरी चाहिए होती है किसी क्लाइंट की, कोई जूनियर होता है, वो एक रिक्वेजिशन फॉर्म बनाते हैं कि मुझे इतने पेन चाहिए, इतने नोट्स चाहिए, ठीक है। अब उसको अप्रूव कर रहा होता है उसका जो जॉब इंचार्ज होता है, सुपरवाइजर होता है, मतलब ये छोटे बस में आपको बता रही हूँ, ताकि जो जूनियर है वो ऐसे ही कुछ ना रिक्वेस्ट कर ले। इसके लिए होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि अगर एक कोई गलत भी होगा तो दूसरा जरूरी नहीं कि दोनों गलत हो, तो इस तरह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज से भी कंट्रोल चीजों पे आता है। ये हमारा था टॉपिक 4, कंट्रोल ओवर ट्रांजेक्शन। बुक्स ले ली? हाँ तो बंद कर सकते हो, ठीक है। बुक हमें साथ साथ रीड करनी है। अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर मैं सेक्शन जैसे कंप्लीट होगा, जैसे हमारा पार्ट ए है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, ये जैसे कंप्लीट होगा तो मैं टेस्ट लूंगी इसका, सही है। तो वो मोस्टली चीजें बुक से ही होती हैं और कॉन्सेप्चुअल होती हैं। मैं यही पूछ रही थी आप लोगों से, क्योंकि मुझे आइडिया है मेरी स्पीड बहुत तेज है, तो मैं इसीलिए चले मैं और कोशिश करती हूँ। अच्छा, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा मुझे रोक लें, मैं बता दूंगी, अपनी स्पीड स्लो रखूंगी। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक 5 है वो है हमारा डबल। थोड़ा सा मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि डबल एंट्री क्या होता है, सही है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। न्यूटन्स लॉ तो सबने पढ़े होंगे, वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी तरह हमारे अकाउंटिंग में भी होता है कि हर डेबिट एंट्री की अपोजिट और इक्वल क्रेडिट एंट्री होती है, सही है। जैसे कि मैंने कोई भी, जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि मैं कोई भी डेबिट एंट्री बना रही थी तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट एंट्री भी आ रही थी। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ डेबिट एंट्री आ जाए, फिर हमारी पूरी अकाउंटिंग ही खराब हो जाएगी, सही है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन होता है ये होता है कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अच्छा, डबल एंट्री में क्या कौन सी 2 एंट्रीज होती है? डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, किसी को आइडिया है हम डी आर और सी आर क्यों लिखते हैं? ऑनलाइन में किसी को अगर आइडिया हो इस चीज का? इसको हम कहते हैं डेबिट टू रजिस्टर और ये क्रेडिट टू रजिस्टर। जैसे ये कंप्यूटराइज सिस्टम तो अब हुआ है, स्टार्ट में रजिस्टर मेंटेन हो रहे होते थे, तो उसमें क्या हम कहते थे कि अगर डेबिट एंट्री है तो डेबिट टू रजिस्टर और क्रेडिट एंट्री है तो क्रेडिट टू रजिस्टर। ये कोई ऐसा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जनरल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें, सही। तो एक होती है डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, बहुत सारा मतलब मिसकॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि डेबिट का मतलब है कोई भी चीज बढ़ेगी हम उसको डेबिट कर देंगे, कोई भी चीज कम होगी क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझना है कि ऐसा नहीं है। मैंने पहली क्लास में भी समझाया था कि कुछ हमारे एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे, कुछ एलिमेंट्स हमारे बढ़ेंगे तो वो क्रेडिट होंगे। अच्छा, उन एलिमेंट्स को मैं एक नाम दे रही हूँ, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने 5 पिलर्स पढ़े थे, याद है किसी को? कैपिटल, आप बता दें। और नहीं, ड्राइंग हमारे कैपिटल में ही, कैपिटल की रिडक्शन को ही ड्राइंग कहता है। एक्सपेंस और रेवेन्यू मतलब इनकम हमने मिस कर दी। चले, तो हमारे 5 पिलर्स हैं। सबसे पहले एसेट। अच्छा, मैंने बताया था एसेट क्या होता है, जिसपे हमारी ओनरशिप हो, मतलब कि एसेट वो चीज है जिससे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा हो और वो हमारी ओनरशिप में हो, किसी और की ना, वो हमारी ओनरशिप में हो, हमारा कंट्रोल हो, बिल्कुल। और उसमें इनफ्लोज हो। इनफ्लोज में जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स हमारे एसेट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में एक चीज इनफ्लो होगी, कैश आएगा, ठीक है। और कैश तो वैसे हमारा एसेट है, उसमें हमारा कंट्रोल है और हम उससे बेनिफिट उठाते हैं। तो ऐसे जितनी भी वो चीज है जिससे हमें बेनिफिट हो रहा होता है वो हमारा एसेट होती है, ठीक है। और दूसरा हमारा था लायबिलिटी। लायबिलिटी मेनली क्या होती है? हमारा फ्यूचर आउटफ्लो, मतलब हमारी ऑब्लिगेशन होती है कि फ्यूचर में हमारा कैश आउटफ्लो होगा। मतलब अगर मैं इसको कह दूं कि कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, ये आप साथ साथ नोट भी कर लेंगे तो फायदा होता रहेगा आपका भी। मतलब एसेट में मैंने क्या कहा, इनफ्लो, और लायबिलिटीज में आउटफ्लो। मतलब मुझे एक चीज पता है कि फ्यूचर में मेरे पैसे जाने हैं तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया।
अच्छा, और ये आउटफ्लो हुआ मतलब ये लायबिलिटी क्रिएट क्यों हुई होगी? किसी चीज को लिया होगा लोन पे या फिर मतलब कोई पास्ट में एक ऐसा इवेंट हुआ होगा, इसको हम नाम देते हैं पास्ट इवेंट। सही है, मतलब मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स बताए लायबिलिटी के। फ्यूचर आउटफ्लो हो, पास्ट इवेंट की वजह से हो, और हमारी ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, और एसेट पे मैंने क्या बताया, बेनिफिट हो, ओनरशिप हो, और इनफ्लो का हमें पता हो कि एक चीज इनफ्लो होगी। कॉपी कर लें तो मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कैपिटल जो होता है वो हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ओनर कोई चीज अपने बिजनेस में लगा रहा होता है, कोई कैश लगा रहा होता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट लगा रहा होता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और ये जो कैपिटल होता है ये इन दोनों का डिफरेंस भी होता है। कैसे? जैसे कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हम आगे इसको दोबारा पढ़ेंगे। इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, मतलब कि अगर मैं इसमें से एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था बिजनेस में किस तरह चीज आ सकती है, या तो मैंने इन्वेस्ट किया होगा, मतलब एक ओनर ने इन्वेस्ट किया होगा उसमें, या तो उसने कोई चीज लायबिलिटी से परचेज की होगी। मतलब कि बिजनेस में जितने भी एसेट होंगे या तो लायबिलिटी से आ रहे होंगे या वो कैपिटल से आ रहे होंगे। तो कैपिटल बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल के बाद हमारा है एक्सपेंस। एक्सपेंस बहुत जनरल टर्म है। किसी भी किस्म का हमारा खर्चे हो रहे होते हैं बिजनेस में, वो सारे हमारे एक्सपेंस में आ रहे होते हैं। मतलब ऐसे खर्चे जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे होते। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि कैपिटलाइज किस चीज को कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। और एक्सपेंस में मतलब ये नाम से बहुत जाहिर है, जैसे हमारे यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, हमारा रेंट हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इनकम हम जो बिजनेस एक्टिविटी से हम जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं वो हमारी इनकम में आ रहा होगा। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज मतलब कोई भी लीगल एक्टिविटी जिससे हमारा पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो। ठीक है, ये हमारे 5 एलिमेंट है, और ये 5 एलिमेंट हमें हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि हमारी अकाउंटिंग बेसिस पे करती है। जैसे मैंने इसको पहले क्या नाम दिया, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। सही है, हमारी अकाउंटिंग इसी पे बेस कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद अगर हमें ये चीजें याद नहीं रहती कि पिलर्स कौन कौन से थे, तो हम इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बनाया इसमें, हम इसको क्लियर के नाम से याद कर सकते हैं। C फॉर कैपिटल, L फॉर E फॉर A फॉर R फॉर या इनकम, और कैपिटल या इक्विटी, क्योंकि हर जगह तो ये नाम यूज हो रहे होंगे। सही है, ये सिर्फ हम अपने याद रखने के लिए, क्योंकि जैसे अब आगे जाएंगे तो ये चीजें खुद ही याद हो जाएंगी, लेकिन अभी इस स्टेज पे ये हमें चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा, हमने जो पहली क्लास पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं। अगर पिछली क्लास से रिलेटेड भी कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ आ रही मुझे उसी वक्त रोक के मैं बता दूंगी, मसला नहीं है उसमें। अच्छा, अब जो एक चीज होती है वो है
अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर आप लोगों को याद हो, assets is equals to liability plus capital, लेकिन मैं इसमें एक और चीज भी ऐड कर रही हूँ, माइनस ड्राइंग्स। आपने शायद बताया था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या चीज होती है, मतलब होता है क्या है ड्राइंग्स? क्या मतलब मेरा कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा हुआ, मेरा क्या हुआ, उधार तो मेरी लाइबिलिटी होगी। पैसा निकालना मतलब कि जब ऑनर अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता है, ऑनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, बिजनेस के लिए नहीं निकालता। जब ये कैपिटल, अच्छा फिर ये कैपिटल से रिड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या था, जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया, जो ऑनर ने अपना पैसा बिजनेस में लगाया। अब जब वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे, और इसकी वजह से हमारा कैपिटल ऑब्वियसली कम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरी हमारी क्वेश्चन बनेगी। और अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो यहाँ पे ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो जो पूरी इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है, ये हमारी बिल्कुल बेसिक इक्वेशन होती है। और उसमें दो चीजें मैंने और ऐड कर दी आज, वो ये दो चीजें हमारी। अब जैसे प्रॉफिट और ड्राइंग्स कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ड्राइंग्स होंगी तो एक ऑनर की वेल्थ ही कम हो रही होगी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम बिजनेस को सेपरेट एंटिटी समझ रहे हैं। जब उसने पैसे निकाले तो उसकी वेल्थ कम हो गई, और जब उसका प्रॉफिट हुआ तो उसकी वेल्थ बढ़ गई। तो मतलब कि ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये इसी का पार्ट है। इसीलिए मैं बेसिक, इसको मैं बेसिक कहती हूँ कि भाई ये बेसिक हमारी इक्वेशन है। सही है। अच्छा, जब हम बुक पढ़ेंगे तो हम बुक को हाईलाइट करेंगे, मतलब जो हमें चीजें मेन लग रही है। मैं ना कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं करके आई हूँ, इसमें कुछ मैं नोट भी किया है, मैंने हाईलाइट भी किया है। मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह किया है, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि पढ़ना किस तरह, बुक किस तरह पढ़नी है। क्योंकि बुक में ना बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे जरूर, हम रिटेन करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हम हाईलाइट साथ साथ कर रहे होंगे, ताकि जब हम एग्जाम के वक्त जल्दी से कोई रिविजन कर रहे हैं तो हम उस हाईलाइट चीज को पढ़ लें। वो मैं आपको आज दिखा दूंगी जो मैंने हाईलाइट किए हैं। सही है। उसके बाद इसने कुछ एंट्रीज अब बनाई हुई है एग्जाम्पल के लिए, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी, लेकिन आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब बेसिकली इसको सेल्स रिकॉर्ड करनी है। क्या एंट्री बनाएगा? लेट्स से कैश पे किया। कैश पे की है, सेल्स की है, कैश पे की है। सेल्स की एंट्री बताएं, मतलब इन्वेंट्री का मुझे ये नहीं पूछ रही, उसमें सेल्स की है। सेल्स क्या था हमारा, किस में फॉल करेगा इन चारों में से? एक्सपेंस। उसने सेल्स किए, मतलब आपने सेल्स किए हैं, तो आपका फायदा है नुकसान है इसमें क्या है, मतलब आपकी इनकम है। ठीक है, मतलब हमारी सेल्स यहाँ पे आ रही है। और दूसरा क्या हुआ, उसने कैश पे किए हैं, तो उसके पास एसेट बड़े होंगे, तो वो हमारा यहाँ पे फॉल कर रहा होगा। कैश हमारे यहाँ पे आ रहा है, सही है, सेल्स हमारी यहाँ पे आ रही है। तो मतलब ये तो हमें समझ आ गया, दो चीजें बनेंगी, एक कैश पे बनेगी, मतलब एक एंट्री कैश की होगी और दूसरा सेल्स की होगी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। कैश हमारा क्या है, नहीं मतलब क्या है इन 5 एलिमेंट्स में, पिलर्स में से किस में फॉल करता है? अभी आपने बताया एसेट्स में। ठीक है, और हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, इसीलिए हमारा कैश क्या होगा? ठीक है, और सेल्स हमारी क्या है? हाँ, और सेल्स हमारी है क्या, कि कौन से पिलर में फॉल करती है? इनकम, रेवेन्यू। और जब हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो वो, हाँ, एसेट को तो हमने इंक्रीज कर दिया। या तो हमारी कैश पे होती, अगर हमारी क्रेडिट पे होती तो हमारा क्या बढ़ता? हाँ। चले मैं ये बताती हूँ, एक चीज ये आप नोट कर लें। मैंने एक फर्स्ट क्लास में लिखा था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, अभी हम दोबारा करते हैं। जब एसेट बढ़ेगा तो
तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और जब एसेट कम होगा तो क्रेडिट। और जब हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और जब कम होगी, ठीक है, और हमारा जब इक्विटी या क्रेडिट कैपिटल अगर बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन देखें ना आप, हमारी इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है, मतलब कि ये दोनों इसके अपोजिट चल रही होंगी, ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, तभी तो हमारी बैलेंस होगा। मतलब डुअल एंट्री हमारी कैसे बनेगी, जब हमारा डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल हो, तो इसीलिए ये इन दोनों की एंट्री सेम हो रही होंगी, सही है। जब हमारा कैपिटल बढ़ा क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, ठीक है। और इनकम इनकम जब बढ़ेगी तो डेबिट, जब कम होगी तो क्रेडिट। अच्छा, और एक्सपेंस का ऑपोजिट, जब बढ़ेगा तो सॉरी 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 इनकम जब बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट, और ये इसका ऑपोजिट। ये आप नोट कर लें, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी करवाया था, ये आप दोबारा कर लें। ठीक है, ये मतलब हमारे अकाउंटिंग की कीज, अगर ये हमें नहीं आएंगे तो हमें आगे बहुत मसले होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी एंट्रीज होंगी। एटलीस्ट हमें ये तो बताओ कि एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट कम होगा तो क्या होगा। बाकी एंट्री हम आगे बना लेंगे कि क्या चीज डेबिट करनी है, क्या चीज क्रेडिट करनी है, लेकिन हमें ये तो बताओ कि अच्छा एसेट को क्रेडिट करना है, एसेट को डेबिट करना है। बाद में आप एंट्रीज देख के खुद ही समझ जाएंगे कि पैसा आ रहा है मतलब पैसा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, वो चीजें हम समझ जाएंगे। लेकिन हमें ये वाली चीज याद होनी चाहिए कि एंट्री किस तरह बनेगी, ठीक है। चलें, इसके बाद में एक और पूछती हूँ कि जब हमने क्रेडिट पे सेल्स की, अच्छा ये हमने अभी एंट्री कंप्लीट नहीं की थी, लेट्स से हमने सेल्स की है क्रेडिट पे, सही है। अब आप मुझे बताएं कि सेल्स तो मैंने क्रेडिट कर दी, क्यों, क्योंकि सेल्स मेरी बढ़ रही थी, सही है, मैच हो गया इससे। दूसरा मैं डेबिट क्या करूं, मैं डेबिट क्या करूंगी, एसेट्स में क्या, गुड्स कैसे, मेरे पास क्या गुड्स आएंगे, कैश मैंने क्रेडिट पे किया। लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी, कम हो, मैंने किसी को पैसे नहीं बढ़ेगी दिए, है। लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी। देखिए लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब मैंने किसी और से क्रेडिट पे चीज ली हो, सही है, या मैंने किसी और को दिए हैं, मैंने आपको कोई चीज दी है, मैंने आपसे भी पैसे नहीं लिए, तो मेरा क्या कोई राइट क्रिएट हुआ है, किसी इनफ्लो पे मेरा राइट क्रिएट हुआ, क्यों नहीं हुआ, मेरा राइट है, नहीं, मेरा राइट है कि मैं आपसे पैसे लूं, मेरा राइट है, मतलब कि फ्यूचर में इनफ्लोज होंगे, मतलब एसेट बढ़ रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि एसेट में क्या बढ़ रहा है, हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल का पता है, हाँ डेटर्स और क्रेडिटर्स जो होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल मतलब मुझे किसी और से पैसे लेने हैं, अकाउंट पेबल मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं। जब मैं क्रेडिट पे परचेज कर रही होंगी तो अकाउंट पेबल मेरा क्रेडिट हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने किसी को सेल्स की, मैंने आपको सेल्स की, आपसे पैसे अभी नहीं लिए, लेकिन मेरा राइट है उन पैसों पे, सही है, तो मैं उस राइट को रिकॉर्ड तो करूंगी अपने पास, वरना तो मेरी ये इक्वल नहीं होगी, डबल एंट्री, क्योंकि ना तो मेरे पास कैश है, मैं कैश रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती, कैश में कब रिकॉर्ड करूंगी जब मेरे पास कैश आएगा, अब यहाँ मेरे पास कैश नहीं आया, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकती। और आप लोग लाइबिलिटी कहते हैं, लाइबिलिटी तो किसी हिसाब से नहीं होगी, लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि मैं किसी को पैसे दूं, क्या मैंने आपको चीज बेची, मैं दोबारा आपको पैसे भी दूंगी, अब मैं आपसे पैसे लूंगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे अपने बुक्स में शो करना है कि मेरा एक रिसीवेबल है जो कि मैं उससे पैसे लूंगी,
ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या है कि 30 दिन में मुझे पैसे लेने हैं, 60 दिन में पैसे लेने हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मेरा राइट है, मैंने जब सेल की मेरा राइट क्रिएट हो गया आपके मतलब आपसे पैसे लेने पे। अच्छा, मैंने एसेट का क्या बताया था आपको कि बेनिफिट हो कोई, मेरी ओनरशिप हो या इनफ्लोज हो। ठीक है, यहाँ पे मेरी ओनरशिप भी है और मेरे मुझे ये भी पता है कि इनफ्लो होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, मतलब सिर्फ इनफ्लो नहीं है, इस पे मेरा राइट भी है, तो मेरी ओनरशिप भी है इस पे। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स कर दी, अब मैं आपसे पैसे लूंगी। सही है, और यही अगर कैश पे होता तो सिंपल मैं कैश को डेबिट करती और सेल्स वही मेरी क्रेडिट होती। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हमारी इन्वेंट्री भी तो कम हुई है, उसकी दूसरी एंट्री बनती है जिसपे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसको हम डेबिट करते हैं और हम अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी चीज बताई थी। ठीक है, ये दोनों केसेस में सेम बनेगी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इन्वेंट्री क्या है मेरा, नहीं यहाँ पे मतलब इन 5 में मेरा कहाँ फॉल करता है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इन्वेंट्री आप देखें, आप सोचेंगे आपका एक बिजनेस है, आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है। सही है, जब आप इन्वेंट्री अपने बिजनेस में अगर लाए होंगे फर्स्ट टाइम अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी, डेबिट की होगी आपने अपनी इन्वेंट्री और आपने अपना कैपिटल क्रेडिट किया होगा। सही है, वो तो हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है आपके बिजनेस में, वो जो आपको सेल करनी है, तो वो क्या है, आपका कैपिटल है? वो आपका कैपिटल नहीं है, वो आपका एसेट है, उस पर आपकी ओनरशिप है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री हमारा एसेट है। तो मेरा एसेट कम हुआ जब मैंने कोई चीज सेल की, क्योंकि वो इन्वेंट्री मेरे पास से जाके किसी और के पास गई, तो वो एसेट जब कम होता है क्रेडिट, एसेट जब कम होता है क्रेडिट, तो मैंने इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है हमारा एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि जब मैंने इन्वेंट्री परचेज की, वो मेरा एक्सपेंस मैंने उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैंने उसको एज एसेट रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैंने बेच दिया तो वो मेरा एक्सपेंस और उसको मैंने डेबिट कर दिया, ये मेरा एक्सपेंस बढ़ा। और मैंने ये बात आपको बताई थी इनकम स्टेटमेंट से लिंक करके कि मैं सेल में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करूंगी तो मेरा प्रॉफिट आएगा, याद है? यहाँ पे मैंने बताया था प्रॉफिट आएगा। तो वो एंट्रीज यहीं से तो आई थी क्योंकि पहले हम डबल एंट्री की करते हैं, मेरी सेल्स यहाँ से आ गई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से आ गई। सही है, तो ये 2 एंट्रीज बनती है जब हम सेल करते हैं ना। मतलब 4 चीजों पे इम्पेक्ट आया, हमारे एसेट पे भी आया अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री से। ठीक है, हमारे इनकम में भी एक आया क्योंकि हमारे पास इनकम बढ़ी सेल की हमने, और हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस। सही है, अगर समझ नहीं आ रहा अभी आप पूछ सकते हैं। सही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना कि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, तो रट जाएंगी ये चीजें, बहुत आसान है। आसान भी है और लॉजिकल भी है। बैंक अकाउंट होंगे आप लोगों के, तो जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो मतलब मैं उसको 2 तरीके से लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि अच्छा ये मेरी इनकम है जब भी क्रेडिट हुई है। ठीक है, और अगर मैं बैंक के हिसाब से सोचूं ना, बैंक के लिए ये लाइबिलिटी है क्योंकि बैंक को मुझे पैसे देने में जब भी चाहूँ मैं कर सकती हूँ, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, तो इसलिए वो उसको क्रेडिट शो कर रहा होता है। मतलब मैं इसके इस हिसाब से भी लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि एक मेरी इनकम है, मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं उसको जब पैसे आए तो क्रेडिट, हाँ बैंक, क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होती है। बैंक में जब भी मैं चाहूँ एटीएम से जाकर पैसे निकाल लूँ तो बैंक की वो लाइबिलिटी होती है, जब भी वो क्रेडिट होता है। आप ना अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। सिर्फ मैंने क्यों कहा है कि ये याद कर ले, क्योंकि ये वाली चीज हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में कम समझ आ रही होती है क्योंकि जनरली हम ये एंट्रीज नहीं बना रहे होते, लेकिन हम इतना तो पता होता है कि हमारे हमारे पास एक एसेट आ रहा है, हमारे पास से कोई चीज जा रही है, हम कोई चीज बेच रहे हैं तो हमारी वो इनकम है, हमारे एक्सपेंसेस है। मतलब ये चीजें बहुत कॉमन है, हम नॉर्मल लाइफ में भी कर रहे होते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे होते हैं तो हमें पता है कि वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा एसेट तो नहीं है। ऑब्वियसली एक मेरा खर्चा है ना, एक एक्सपेंस है, तो मुझे पता है कि ये मेरा एक्सपेंस है। या अगर आपने कभी कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाया तो ये भी हमें पता होता है कि इनकम क्या होती है। मतलब कोई एक शॉपकीपर है, छोटी सी मिसाल लेते हैं, कोई शॉपकीपर है, वो कोई चीज बेच रहे हैं तो वो उसकी इनकम है, और वो जो उसने जो उस चीज का खर्चा किया होगा, मतलब जो चीज वो बेच रहा है उस पर कोई तो उसका खर्चा हुआ होगा, वो उसका एक्सपेंस। इस तरह हम चीजों को समझेंगे, मतलब हम भी रियल लाइफ में देखेंगे तो हमें समझ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मतलब खुद को वहां पे रखना है, मतलब खुद सोचना है कि मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है, ये सेल करने से मुझे क्या क्या इम्पेक्ट आया, मेरे एसेट बढ़े, क्या हुआ। इस तरह हम करेंगे तो बिल्कुल आराम से समझ आ जाएंगे। कोई सवाल है यहाँ तक? चलिए हम आगे चलते हैं।
इसमें दूसरा इसने दिया है परचेज ऑफ मटेरियल। क्या एंट्री बनाई होगी? एसेट में इजाफा हो रहा है, कमी भी हो रही है। जैसे कि मुझे दोनों बताइएगा, पहले कैश पे, पहले एग्जांपल है कि हमने कैश पे खरीदा है, दूसरी एग्जांपल हमने कौन सा एसेट कम हो रहा है? कैश हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कैश को क्या किया? कैश क्रेडिट। अब मैं डेबिट क्या करूं? मटेरियल या इन्वेंटरी जो भी हमारा एसेट होगा, ठीक है, मटेरियल हमने डेबिट कर दिया। अच्छा, मैंने क्रेडिट पे अगर खरीदी है तो लायबिलिटी बढ़ गई, मतलब कि अकाउंट पेएबल मेरा हो गया क्रेडिट और डेबिट सेम, मटेरियल हमारा बिल्कुल हमारा हो गया। अच्छा, अब कुछ टाइम बाद मुझे पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हाँ, अच्छा मैं इसको लायबिलिटी क्यों कह रही हूँ? जो मैंने ऊपर कीवर्ड्स बताए थे, क्या वो यहाँ पे लग रहे हैं? इस पे किस तरह मैंने क्या बताए थे वर्ड्स? हम फिर से अगर ऊपर जाएं, लायबिलिटी के मैंने कीवर्ड्स ये बताए थे, फ्यूचर आउटफ्लो, पास्ट इवेंट, ऑब्लिगेशन, सारी चीजें लग रही हैं इस पे। फ्यूचर आउटफ्लो होगा, मुझे पैसा देना होगा, ठीक है। पास्ट इवेंट, मैंने इवेंट एक अगर हो गया क्योंकि मैंने चीज खरीद ली है, पास्ट इवेंट हो गया। और ऑब्लिगेशन, मेरी ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, आपका राइट है, मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे पैसे देने, सही है। तो मैं इसको लायबिलिटी में क्लासिफाई करूंगी, अकाउंट पेएबल को, सही है। अब लेट से 30 दिन बाद मुझे पेमेंट करनी थी और 30 दिन आ गए, अब अपने बुक्स में, तो मैं क्या करूंगी इसको? डेबिट नहीं, एक मिनट, डेबिट। क्या मटेरियल मेरा कम हो रहा है? इस वजह से क्या मेरा मटेरियल कम हो रहा है? नहीं। क्या कम हुआ? कौन सा एसेट? कैश, क्योंकि मैंने कैश दिया उसको, सही है, मैंने कैश दिया उसको, तो मेरा कैश क्या हो गया? क्रेडिट। मतलब इन द एंड देखो यही एंट्री बनी, ये हमारा अकाउंट पेबल से कैंसिल हो गया। मतलब मैंने जो अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया था, मैंने उसी को आगे चल के डेबिट कर लिया, लेकिन उसमें टाइम लगा। एक चीज मैंने क्योंकि क्रेडिट पे खरीदी थी, जब मैंने पे कर दिया तो मेरा कैश गया और अकाउंट पेबल मतलब लायबिलिटी मेरी कम हो गई। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई सवाल? अच्छा, इसमें दूसरी एग्जांपल है वेजेस, सैलरी हम जो देते हैं, ठीक है, कि हमने सबको सैलरी दी है, कैश दिए, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? कौन से एसेट, कौन से एसेट्स कम होंगे? कैश, क्योंकि हमने कैश पे किया, सही है, तो मैंने कैश को किया क्रेडिट। डेबिट, हम फिर से ऊपर चलते हैं। जब मैंने उसको किसी भी अपने एम्प्लॉय को पैसे दिए, मतलब सैलरी दी, तो क्या हुआ? वो मेरा एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये मेरा एक इनकम तो है नहीं मेरी, मेरा एक ये खर्चा है, हाँ, मतलब मेरे बिजनेस चलाने का ये एक खर्चा है, तो उसको मैं एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। सैलरी एक्सपेंस कह देते हैं इसको। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इनकम भी बढ़ेगी तो डेबिट होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इनकम बढ़ी है तो क्रेडिट होगी, सही है। क्योंकि लेट्स से कि मैंने कोई, जैसे सेल्स की हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जिस तरह बच्चे समझते हैं कि एसेट बढ़ा है डेबिट, तो सेल्स बढ़ी तो भी डेबिट, तो मैं, मेरे पास कैश आया होगा, मैंने डेबिट कर दिया, तो क्या मैं सेल्स को भी डेबिट कर दूं? फिर मेरी डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया, क्योंकि यही हुआ होगा ना, जब मैंने सेल की होगी मेरे पास पैसा आया होगा, ठीक है, तो इसीलिए डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो ये हमें जहन में रखना है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, लेकिन इनकम बढ़ी है तो क्रेडिट, ठीक है। और लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, और वही अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा तो डेबिट, क्योंकि जब मैं एक्सपेंस कर रही होंगी तो या तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी होगी। लेट्स से कि मुझे रेंट देना है, मैंने भी दिया नहीं रेंट, लेकिन मुझे देना है, एक महीना पूरा हो गया, तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? मैंने बनाई होगी रेंट एक्सपेंस को मैंने किया होगा, क्या किया होगा मैंने? अभी पे नहीं किया, मतलब एक्सपेंस अक्रू हो गया,
1 महीना गुजर गया, मुझे देना है सामने वाले को, अभी दिया नहीं है, डेबिट, क्योंकि मेरा एक्सपेंस बढ़ा है। और मैंने क्रेडिट में क्या किया होगा, मैंने एक लाइबिलिटी का वो बना लिया होगा कि मेरी लाइबिलिटी उसको पे करना, क्रेडिट कर दी मैंने लाइबिलिटी। अगर मैं सोचूं कि नहीं एक्सपेंस मेरा अगर डेबिट हो रहा है तो मेरी लाइबिलिटी भी डेबिट हो, ऐसा नहीं होगा, डबल एंट्री बनेगी ही ऐसे। कुछ क्लियर हुआ है? एसेट बढ़ेगा डेबिट और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, और वाइस वर्सा उसमें ऐसा है। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछें, ठीक है। तो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, और मैं बीपीपी की बुक को फॉलो कर रही हूँ, सही आपको। अच्छा, और किट हम दोनों लेंगे, मैंने पहले क्लास में भी बताई थी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। और मैं कोशिश करूंगी कि जैसे हमारा सिलेबस खत्म होता है तो यहाँ पे भी आपका कोई एक जैसे सिस्टम बेस्ड कोई टेस्ट लिया जाए, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो पेपर में किस तरह जाते हैं। वैसे भी आप जहाँ से पेपर देंगे वो आपको मॉक दे रहे होंगे, मॉक एग्जाम्स होते हैं, तो हम असेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग असेस करेंगे कि क्या आप इस पोजीशन पे हैं कि पेपर दे सकें, फिर हम डेट लेंगे। अच्छा, ये शुरू वाले चैप्टर्स जो है ना, ये थ्योरेटिकली ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, तो इसलिए थ्योरेटिकली। आगे इसमें कैलकुलेशंस भी आएंगे और वो थोड़ी और हैवी होंगी, तो इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी। कॉस्ट लेजर अकाउंटेंट। अच्छा, जो एफ आपका है वो मेनली है ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सही है। और यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग देख रहे हैं, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होगी वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को समझाने के लिए भी ना कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी समझनी पड़ेगी, तभी हम जाके इन दोनों को लिंक करेंगे, इसलिए मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें भी पढ़ा रही होती हूँ, सही है। अब अकाउंटिंग में ना हमारी होती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। नाम से क्या लगता है? अच्छा, मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ, मतलब आप प्रेशर नहीं लिया करें, मैं सिर्फ इसलिए पूछती हूँ कि मैं चाहती हूँ इंटरेक्टिव सेशन हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी ना ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। स्पून फीडिंग ना सारे टीचर करवाते हैं, मैंने जिन टीचर से पढ़ा है ना, कुछ टीचर ऐसे थे जो शुरू में ना बहुत बुरे लग रहे होते थे, क्या हर चीज हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप पहले पढ़ाओ तो। लेकिन वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी, उनकी जो चीजें पढ़ाई हुई है ना वो अभी तक मैं नहीं भूलती। जैसे मैंने आपको वो दिया चैप्टर 1 का स्केच दिया, ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि जब चैप्टर 2 खत्म होगा, अब मैं चैप्टर 2 का शायद ये ना दूं, अब ये चीज आप खुद बनाओगे चैप्टर 2 की। जिससे हम खुद नोट्स बनाएंगे ना तभी हमें चीजें समझ आएंगी। अब इसमें क्या है, जैसे अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया तो देख के ना हमें समझ आ रही थी कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी थी, हमने ये चार्ट्स पढ़े थे, कुछ ना कुछ ध्यान में आ रहा था। वो क्यों आया? क्योंकि मैंने आपसे ही पूछा था, मैं आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है चार्ट क्या होंगे, ये चीज क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा। इससे ये होगा कि आप वो वर्ड भी सुनेंगे ना, एक वर्ड सुनेंगे आपके जहन में ना पूरी पिक्चर आ रही होगी पीछे कि हाँ हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था। वरना मैं अगर रीड करके निकल जाऊंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ, घर जाके आपको हर चीज दोबारा करनी पड़ेगी। मतलब अब मैं ऐसा चाह रही हूँ कि आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, ये जो हमारी अकाउंटिंग या कॉमर्स की फील्ड है ये बहुत मुझे जनरल लगती है। जैसे हम मेडिकल में चले जाए ना, हमें बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती है, हमें नहीं पता होते वो नाम कैसे हैं, क्या चीजें हैं, नहीं पता। लेकिन ये चीज ना मुझे ऐसा लगता है कि हम जब से हम पैदा हुए ना ये चीज हम सीखते में आ रहे हैं। जब एक बच्चा चीज लेने जाता है ना तो वो उसको पता है कि मैं उस दुकानदार को पैसे दूंगा और उससे मैं चीज लूंगा। वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा लेकिन वो ट्रांजेक्शन जरूर कर रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन उसे पता है कि मैंने पैसे दिए जब मेरे पास चीज आई। अब हमें सिर्फ उसके रिकॉर्डिंग की समझनी है कि रिकॉर्ड किस तरह चीजें करनी है, वरना ट्रांजेक्शन हमें बचपन से ही पता है। हर एक छोटा बंदा अकाउंटेंट होता है। आप भी कोई चीज खरीदते होंगे, आप उसको अगर अपने अब्बू को बताना है कि अब्बू मैंने ये चीज खरीदी तो अब्बू के हिसाब देते होंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खुद से ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, और मैं ही करवाऊंगी, मैं यहाँ पे हर चीज करवाऊंगी। तो जैसे आप जाके बुक पढ़ेंगे ना, मैं सच बता रही हूँ खुद से चीजें आ रही होंगी कि हाँ ये हमने पढ़ा, हमने पढ़ा। इसलिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये नहीं कि जरूरी है बताना, आप सोचें, मैं आपको टाइम भी देती हूँ, आप सोचें मुझे फिर बताएं। अब जैसे ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, तो इस नाम से क्या समझ आ रहा है? ये कीवर्ड है यहाँ पे, शुरू की, बिल्कुल। अब मैंने तो नहीं बताया आपको कि प्राइम एंट्री क्या होती है, तो इसीलिए नाम से हम थोड़ा सा गौर करेंगे, हमें चीज समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या होती है, इसको हम अगर अच्छे अल्फाज में कहें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्लेस टू रिकॉर्ड। ये लिख लें आप, एनी ट्रांजेक्शन। तो हमारे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है, क्योंकि ये सवाल आते हैं कुछ पेपर में, लेकिन बच्चों को नहीं समझ आता कि हम इसको क्या बोले।
ये ऊपर से बस पढ़ लिया होता है हाँ बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, अब वो 4 चीजें दे देगा कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमें पता नहीं होता, बस हमने पढ़ा था कि हाँ बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है, उसमें ये बुक्स होते हैं, लेकिन बुक ऑफ प्राइम एंट्री होता क्या है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री हमारा होता है फर्स्ट प्लेस टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन। इसमें डबल एंट्री नहीं बनेगी, बताते हैं, ये फिर लिंक हो रही होगी ना, दो को लिंक कर रहा होगा। इसमें आप देखेंगे डिफरेंट बुक्स होंगे, तो अगर सेल की एंट्री सेल बुक में जा रही है तो फिर वहां से जो कैश आ रहा होगा वो कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई, चलो आप वो कर लें, आप देख लें। कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, पहले हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड की, मैं बताती हूँ कि क्या होता है, कौन कौन सी बुक्स होती हैं, लेकिन बेसिक कि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड की, उसके बाद वो लेजर में जाती है, लेजर के बाद हमारे ट्रायल बैलेंस बनते हैं और फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। सही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब कोई भी एंट्री होगी पहले यहाँ आएगी, फिर हमारा उससे लेजर बनेगा, फिर उससे हमारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनेगी हमारे एफएस, मतलब हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए थे मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे तो मोस्टली 4 देख रहे होते हैं, अगर आपने किसी के अकाउंट्स देखे होंगे, अकाउंट्स देखे कभी, आज जाके देखिएगा गूगल पे किसी के भी, यूनिलीवर के या किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का आप देखेंगे तो उसमें 4 चीजें आ रही होती हैं। एक तो हमारी बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, सही है, कैश फ्लो होता है और चेंजेस इन इक्विटी होता है। लेकिन हम मेनली जो अभी पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा हमारा फोकस होगा बैलेंस शीट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, और इनकम स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो में तो सिंपल एक वो होता है कि कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, लेकिन हमारी 2 टेक्निकल चीजें हैं, वो हमारा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ होगा, उसको हम कहते हैं एफएस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये अगर आपको खुद से देखने हैं तो आप गूगल पे किसी भी कंपनी के अकाउंट्स देख सकते हैं। तो ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कौन कौन सी बुक्स आ रही होती हैं? सेल्स डे बुक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जितनी भी सेल्स हो रही हैं हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, सही है, मतलब एक दिन में जितनी भी हो रही है ना हम यहाँ पे करते जाएंगे। इसी तरह दूसरा होगा सेल्स रिटर्न डे बुक, क्योंकि जब हमने सेल्स कर ली उसके बाद रिटर्न भी तो हो सकती है, उसके लिए हमने हमारे क्या अलग से बुक है सेल्स रिटर्न डे बुक। इसी तरह परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक, सही है। और दूसरा हमारा होगा कैश रिसीव्ड डे बुक और कैश पेमेंट डे बुक, सही है। और हमारा एक होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश का अंदाजा है क्या होता है? नाम से क्या समझ आता है? पेटी कैश बुक मतलब छोटे छोटे से जो खर्चे होते हैं ना, पेटी 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 से जो खर्चे हमारे होते हैं ना, वो इस पे जा रहे होते हैं। इसमें हम अब जैसे लेट से कि हमें कुरियर करवानी है कुछ चीजें, नॉर्मल हमारी बिजनेस नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीजें भिजवानी है, कुरियर करवा दिया, तो उसका जो खर्चा होगा वो इसमें आ जाएगा पेटी कैश बुक। मतलब छोटे छोटे से जो खर्चे होते हैं ना वो पेटी। अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए तो उनके लिए तो ये बहुत ही छोटा खर्चा होगा। किसी छोटे बिजनेस की बात नहीं करें, बड़े बिजनेस के लिए कुरियर के खर्चे हो गए या जो स्टेशनरी वगैरह, इस पर तो बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो पेटी कैश बुक से दे रहे होते हैं, उसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सी तो प्राइम बुक्स जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, उसमें हमारी ये चीजें आ रही हैं, सही है। अब इनकी जो एंट्रीज है वो हम और मजीद पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये होते क्यों है, क्योंकि अगेन क्वेश्चन में पूछ रहा होता है कि कौन से बुक्स हमारे प्राइम एंट्रीज में आ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बुक्स आते हैं। मैं बता रही हूँ MA1 बहुत बेसिक पूछता है, बहुत बेसिक होती है, जो मैंने एग्जाम दिया, और वो बहुत सारी चीजें बुक से आ रही होती हैं, और हम बुक ही पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, टीचर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन कुछ चीजें थ्योरेटिकली भी होती हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए, तो वो इस तरह के सवाल पूछता है।
आप किट देखेंगे ना, आपको अंदाजा होता जाएगा कि वो किस तरह। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही चैप्टर 1 खत्म होगा तो एक किट, मतलब हमारे पास 2 किट्स होंगी, तो एक किट को हम साथ साथ चला रहे होंगे। सही है, तो हम जब चैप्टर 1 कर लेंगे तो हम चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, जो समझ नहीं आता फिर मुझसे पूछिएगा। और ये चीज फिर आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आप बोले तो मैं क्लास में भी करवा सकती हूँ, या तो मैं असाइनमेंट दे दूँ। मैं असाइनमेंट दे दूंगी, हाँ, कि जैसे ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होगा मैं बोलूंगी कि चैप्टर 1 के एमसीक्यूज करके आए, और फिर यहाँ हम देख लेंगे कौन से सही है कौन से गलत है, और जो समझ नहीं आ रहे वो पूछ लेना कि क्यों गलत है। इवन जो सही भी है और हमें नहीं पता हमारे क्यों सही है वो भी पूछ लेना, मैं बता दूंगी वो हम साथ साथ करेंगे। पायरेटेड बुक्स जो है ना वो तो है 4-5 हजार की होती हैं, लेकिन अगर कुछ पायरेटेड नहीं, सॉरी, ओरिजिनल जो है वो 4-5 हजार के होते हैं, लेकिन जो पायरेटेड लेते हैं वो 1500 तक की मिलती हैं। लेकिन हमारे टीचर कहते थे कि मतलब पायरेटेड ना लो तो बेहतर है, क्योंकि अगले की वो होती है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा होता। ठीक है, मैं खुद ये करती थी कि किसी से ले लिया, जिसने पास कर लिया मैं उससे ले लेती थी। तो वैसे 4-5 हजार एक बुक पे तो हम नहीं कर रहे होते, ये मैं एक बुक की बता रही हूँ। फिर 2 किट लेंगे वो दोबारा 4-5 हजार की, 2-2 किट्स होंगी, तो है एक्सपेंसिव होती हैं। तो आप देख लें ना, पायरेटेड मिल जाती है 1500 तक की, 1500 से भी शायद कम हो, पायरेटेड तो कम ही होंगी, वो पेजेस के हिसाब से होंगी कि आपके कितने पेजेस हैं, वो फोटो कॉपी आपको फोटो कॉपी करके दे देगा, तो मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे? कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, और आज मैं आप लोगों का इनपुट लूंगी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से। अब मैंने लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने फर्स्ट क्लास बताया था, और आज थोड़ा सा अगर आप लोग इनपुट दे दें कॉस्ट अकाउंटिंग। कैश आउट को बताना उसको, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट। कितनी कॉस्ट पड़ रही है हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम जो चीज बना रहे हैं या हम कोई चीज इन्वेंट्री हम ले रहे हैं, तो हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। अच्छा, तो इसको इसने क्या, आप बुक देखेंगे तो इसमें इसने कीवर्ड इसका लिखा हुआ है accumulation of costs for inventory valuation। ठीक है, मतलब कि हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जितनी भी कॉस्ट थी उसको इसने एक्यूमुलेट कर दिया, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था
कि उसमें मटेरियल कितना लग रहा है, उस पर लेबर कितना लग रहा है, और जो हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं उसको हमें किस तरह इस पे एलोकेट करना है एक कॉस्ट पे, एक यूनिट पे, तो हमें पता चलेगा कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है, कॉस्ट उसकी कितने की पड़ रही है। अच्छा, कि हम ये क्यों करते हैं, इम्पोर्ट सेट कर सकें और प्राइस सेट कर सकें, मतलब कि इसके दो पर्पज जैसे आपने बताए। एक हमारा होगा कि भाई इसकी कॉस्ट हम सेट कर, मतलब प्राइस सेट कर सकें, प्राइस सेट कर सकें और हम अपने रिकॉर्ड्स में रख सकें इसको, ठीक है। ये तो एक जनरल सा टर्म है। और हमारे क्या कहते हैं, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक इसको कहता है एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल रिपोर्टिंग, अच्छा, इंटरनल रिपोर्टिंग में हमारी बहुत सी चीजें आ रही होंगी, जैसे कि हमने कोई बजट बनाया होगा, उसके लिए हमें कॉस्ट रहेगी, मैंने बजट बनाया था ये चीज मुझे 10 रुपए की पड़ेगी, लेकिन जब मैंने कॉस्टिंग की तो मुझे चीज 11 रुपए की पड़ रही थी, तो ये मेरी क्या हो गई, इंटरनल रिपोर्टिंग। मतलब कि मैं एक डिवीजन की हेड हूँ, सही है, मैं एक चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं एक डिवीजन की हेड हूँ, तो मुझे ऊपर अपने बोर्ड को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। बोर्ड मुझे कहेगा कि हमने बजट बनाया था 10 का, अब तो मुझे कॉस्टिंग करके बताओ कि क्या चीज हमें 10 की पड़ी, बजट बनाना पड़ेगा, तो मुझे कॉस्टिंग करनी पड़ेगी कि मैं देखूं, क्योंकि मुझे भी ऐसे नहीं पता होगा, मैंने तो इतनी सारी चीजें बनाई होंगी, मैंने बल्क में मटेरियल लिया, मैंने एक साथ लेबर लगाया, तो उसकी मैं कॉस्टिंग करूंगी, पर भी इसकी मैंने कॉस्टिंग कर ली ताकि मुझे पता चले एक यूनिट मुझे कितने का पड़ा, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे रिपोर्टिंग का, कि ऊपर मैनेजमेंट अपने लिए जो यूज कर रही है उसको इंटरनल कर दे दिया। अच्छा, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ये हमारे जो ये मैंने अकाउंट्स बताए, आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे किसी भी किसी मैन्युफैक्चरिंग का देख लें अगर आप, तो उसमें आपका रेवेन्यू आ रहा होगा और उसमें आपकी कॉस्ट भी आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह आएगी, हम पहले देखेंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट लगी कितनी है, हम पर यूनिट भी निकालेंगे और देखेंगे हमारे इतने यूनिट्स बने, इस तरह की कॉस्ट अलग अलग तरह की होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये चीजें हमारी कॉस्ट में आ रही होंगी। तो ये हमारे मतलब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में भी आ गई, क्योंकि हमें अपने अकाउंट्स में दिखाना है। हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम ऐसे ही निकालेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट, मतलब इतनी हमारी इनकम आई, एक 80 रुपए की मैंने चीज बनाई थी, 100 रुपए की बेची। इसी तरह बेसिक से आइडिया ले लेते हैं कि हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है ना, उसमें सबसे पहले रेवेन्यू आ रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, सही है। मैंने कोई चीज मतलब बेची है 100 रुपए की और उस पर मेरे 80 रुपए लगे, सही है, फिर मेरा यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर नीचे और भी हमारे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, जैसे हमारे बिल्स वगैरह होते हैं, हमारी सैलरीज होती हैं, वो और चीजें होती हैं, या मेरी कोई अदर इनकम भी हो सकती है, मैंने कहीं और पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से मेरे पैसे, वो बहुत चीजें होती है। लेकिन जो अगर हम बेसिक बिजनेस क्या मैं देख रही हूँ कि मेरी जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसमें से मुझे 20 का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो यहाँ पे कॉस्ट आई, इसके लिए मुझे कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, तो ये मेरा कहाँ पे आ गया, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में, सही है। और जो मैं अपने बोर्ड को दिखा रही हूँ अपने बजट्स के लिए या किसी और चीज के लिए, जो मेरी क्या कहते हैं इंटरनल यूज के लिए हो रहा है, बजट बनाए हैं हमने, कोई बेंचमार्क हमने सेट किया था, या हमें इवन ये कंपेयर करना है कि जो दूसरी कंपनी है वो इतने की चीज सेल कर रही है, तो हम एक अंदाजा रफली लगा सकते हैं कि मतलब इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही होगी, तो हमें इतनी महंगी चीज क्यों पड़ रही है। मतलब एक और कंपनी है वो यही चीज बेच रही है 80 रुपए की, तो हम ये सोचेंगे कि अगर ये 80 रुपए की बेच रही है, हम तो बनाई 80 रुपए में रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम कोई गलती कर रहे हैं जो हमें सही करनी है। तो ये जो इंटरनल फैक्टर्स हम देख रहे हैं उसको कहेंगे इंटरनल रिपोर्टिंग, मतलब दो जगह यूज होगी कॉस्टिंग, एक्सटर्नल में भी इंटरनल में भी, ये हमारे हो गए इसके पर्पस कॉस्टिंग के। इससे रिलेटेड कोई सवाल, ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए कर रहे होते हैं। ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए तो बताइएगा, कंटिन्यू कर लें, 5:50 को ऑफ कर लेंगे नमाज। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक सा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। अब मैं बता रही हूँ आपको अकाउंटिंग सिस्टम। हमने बहुत बेसिक सा देख लिया कि कॉस्टिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है।
हम अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग हम कॉस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि एक चीज मुझे कितने की पड़ रही है, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हमारा जो मेन पर्पस होता है वो फाइनेंशियल एलिमेंट्स पे होता है कि हमारा पेबल कितना है, हमारा रिसीवेबल कितना है। कॉस्टिंग में हमारा ये नहीं होता, मेरा ये कंसर्न नहीं होता कि मेरा पेबल कितना है, मेरा रिसीवेबल कितना है। यहाँ पे मेरा ये होता है कि मेरे एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है, सही है। तो बेसिक आप पढ़ेंगे सर शाजिब से, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको मेनली वही बताएंगे, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट है ये सीधा फाइनेंशियल से करते हैं। असल में मेरा जो था ये जो क्यूटी था ये एग्जाम था, तो मुझे इसके सिलेबस का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है तो उसमें मेनली शायद मैथ से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुझे आइडिया नहीं उसमें है या नहीं है। और एप्टीट्यूड से शायद करता है। हो सकता है क्योंकि मैंने वो देखा नहीं, मेरा एग्जाम था वो क्यूटी एग्जाम था मेरा। अच्छा, अकाउंटिंग सिस्टम, हमारे पास दो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम, लॉकिंग, ये अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं। अच्छा, इन दोनों में नाम से कुछ पता चल रहा है? इंटीग्रेटेड से कुछ पता चल रहा है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड दो चीजें अगर मिली भी हो, एक से दो चीजें एक साथ हो रही हो, इंटीग्रेट भी होती है ना कि दो चीजों को मिला रहे होते हैं, इंटीग्रेट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेट में हमारा एक ही सिस्टम होता है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा एक, यहाँ पे हमारा एक ही सिस्टम होता है, ठीक है, दोनों के लिए, और यहाँ पे हमारे दोनों के सेपरेट सिस्टम होंगे। क्या मतलब कि हमारे जो लेजर बन रहे होंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड में क्या होंगे, दोनों एक साथ चल रहे होंगे। मतलब कि मैं अगर एक एंट्री रिकॉर्ड करूंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो उसी में मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की भी एंट्री बन जाएगी। हाँ, तो मतलब कि जैसे मैंने कोई मटेरियल ले लिया तो मैं इस तरह रिकॉर्ड होगा इंटीग्रेटेड में, हम डिटेल इसकी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें हमें ये समझना है कि इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग दोनों में फर्क क्या है। इंटीग्रेटेड में एक ही सिस्टम होगा जिसमें हमारी फाइनेंशियल की भी एंट्री बन रही होगी और हमारी कॉस्टिंग की भी एंट्री बन रही होगी। मैं एक एंट्री बनाऊंगी, उसी में एक सिस्टम है। लेकिन इंटरलॉकिंग में क्या होगा, दोनों के अलग अलग होंगे, मतलब मेरा फाइनेंशियल बिल्कुल अलग चल रहा होगा, कॉस्ट मेरा बिल्कुल अलग चल रहा होगा, सही है। यहाँ पे मेरा एक सिस्टम होगा और यहाँ पे मेरे सेपरेट सिस्टम होगा। मतलब इसका कीवर्ड क्या है, इंटीग्रेटेड में वन सिस्टम और उसमें सेपरेट सिस्टम होंगे दोनों के, ठीक है। सिस्टम बोल दें या लेजर बोल दें कि वहां पे एक ही लेजर होगा दोनों का और यहाँ पे सेपरेट लेजर होंगे। समझ आ रहा है या मैं स्पीड से चल रही हूँ? सही है, ठीक है। अच्छा, जब दो किसका लेजर का डिफरेंस नहीं होगा, लेजर दोनों सेपरेट होंगे। मतलब कि मैं कॉस्टिंग के लेजर्स अलग चला रही होंगी, जो मेरी कॉस्टिंग एंट्रीज होंगी ना, जैसे हम आगे चल के देखेंगे कि जब हमारा मटेरियल आता है कॉस्टिंग में तो उसकी क्या एंट्री बनती है, जैसे हम मटेरियल डेबिट कर रहे होंगे और कॉस्ट लेजर अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, सही है। लेकिन हम फाइनेंशियल में क्या करते हैं, हम अपने इन्वेंट्री या परचेजेस को डेबिट करते हैं, और अगर हमने लाइबिलिटी पे मतलब उस पे अकाउंट पेबल पे लिया है तो हम उसको अकाउंट पेबल को क्रेडिट करते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे एंट्री दूसरी है, वहां पे एंट्री दूसरी है। इंटीग्रेटेड लेजर में क्या होगा, दोनों एंट्रीज एक ही बनेगी, एक ही लेजर में बनेगी, ठीक है। और वहां पे ये होगा कि मैं दो अलग एंट्रीज बनाऊंगी, एक मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की बना ली और एक मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बना लूंगी, ठीक है। वहां पे एक ही लेजर है, यहाँ पे दोनों के अलग अलग लेजर चल रहे होंगे। अच्छा, इन दोनों में ना मेजर फर्क क्या आ रहा होगा कि जब एक ही लेजर चल रहा होगा तो एक ही मेरा प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स एक साथ रिकॉर्ड कर ली, कॉस्ट एक साथ कर ली, सब तो एक साथ एक ही प्रॉफिट आया। लेकिन जो मेरा इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा ना, उसमें मेरे दो प्रॉफिट आ रहे होंगे, एक मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से आ रहा होगा और एक मेरा आ रहा होगा कॉस्ट के हिसाब से। जनरल जनरल दोनों में ही आ रहा होगा। हाँ, उसमें लेजर एक ही होगा, उसमें लेजर एक ही होगा। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट दो होंगे। प्रॉफिट तो खैर हमारी बहुत आगे की बात होती है कि पहले तो हम एंट्रीज बना रहे हैं, उसके बाद इन द एंड हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया।
तो फिर जो ये इंटरलॉकिंग होता है ना, इसको फिर हमें रिकंसाइल करना पड़ता है कि उसमें अलग प्रॉफिट आया, इसमें अलग प्रॉफिट आया, फिर हम देखते हैं कि वो क्या फर्क है, उसको हम रिकंसाइल करते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ दोनों का फर्क समझ रहे हैं कि इंटीग्रेटेड में एक लेजर, उसमें दोनों के सेपरेट लेजर्स होते हैं और उसको हम एंड में रिकंसाइल करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड जो है इसमें आपको क्या लगता है इसका एडवांटेज क्या होगा? मतलब एक सिस्टम चल रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के एक एंट्री बनाऊं, मेरी दोनों की एंट्रीज बन गई, टाइम टाइम मेरा सेव हुआ और मेरी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। वैसे शायद मुझे 2 लोग रखने पड़ते कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम देखो, कॉस्ट तुम देखो। अभी मैंने एक ही क्लर्क रख लिया जो दोनों काम कर रहे हैं और मेरा काम हो गया, मतलब मेरा कॉस्ट बचा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि मैं 2 चीजों को एक साथ चला रही हूँ। हाँ, तो मतलब कि इसको फिर चीजों को अलग अलग करना ना मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि एरर आ गया, मेरा पूरा खराब हो जाएगा। और दोनों चीज अगर मुझे अलग से कॉस्टिंग देखना है, मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि वो दोनों मिले हुए हैं, मुझे उस पर फाइनेंशियली दिख रहा होगा। तो इसीलिए अब जो इसका एडवांटेज है वो इसका, मतलब कि यहाँ पे मेरा टाइम जो है वो तो ज्यादा लग रहा होगा, कॉस्ट मेरी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसका फायदा ये कि मुझे कॉस्टिंग का एक अलग से लेजर दिख रहा है। हाँ, एक दोनों अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो मतलब दोनों में उसका डिसएडवांटेज है, उसका एडवांटेज है, दोनों चीजें होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी चीज यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये करनी ही नहीं है, ये गलत है। जैसे मैंने ये चीज बताई थी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे, मतलब ये नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन हम कर ही नहीं सकते, वो बिल्कुल खराब है, ना ऐसे कि सेंट्रलाइजेशन खराब है हम नहीं कर सकते, हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी चीज जो है वो बेटर लग रही है, कौन सी इसको सूट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक दो एंट्रीज की एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे ना कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारी होती है ना, इसमें मैंने पहले ही बताया फाइनेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते, जैसे कि अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये चीजें हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते। मेरा कंसर्न क्या है कि मटेरियल कितना आ रहा है, मतलब मैं स्टोर डिपार्टमेंट में कितना सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना मटेरियल जा रहा है जिससे वो चीज बन रही है। अब उसका इस चीज से कंसर्न नहीं है कि अकाउंट पेएबल कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितना, उसका ये कंसर्न नहीं होता कॉस्टिंग में। ठीक है, तो इसके जो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनाते हैं ना, मतलब कि हमने एक चीज डेबिट कर दी, अब मुझे नहीं पता क्रेडिट क्या करना है, तो अब यहाँ पे क्रेडिट करते हैं कॉस्ट लेजर जो होता है हमारा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर मैं फाइनेंशियल की एंट्री बनाऊं तो मैं बना रही होंगी मटेरियल डेबिट, मटेरियल डेबिट, और मैंने कैश पे या अकाउंट पेबल जिस पे भी खरीदा है मैं उसको क्रेडिट कर रही होंगी। लेकिन जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे आऊंगी तो मैं ये एंट्री नहीं बना रही होंगी क्योंकि ये फाइनेंशियल एलिमेंट है, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मैं मटेरियल को डेबिट और मैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जगह नहीं है तो मैं पूरा कर लिखती हूँ, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसको मैं यहाँ पे क्रेडिट कर रही हूँ। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसके अगेंस्ट एक एंट्री है जो कि फाइनेंशियल में हमें मिल जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन ये देखो 2 सेपरेट लेजर है, मैंने एक एंट्री नहीं बनाई, ये सेपरेट लेजर मैंने बनाया। ठीक है, वो अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, और यहाँ पे ये नहीं आएगा अकाउंट पेबल। अब दोबारा बताती हूँ, ये सवाल पूछता है इस तरह कि उसने पूछा कि कॉस्टिंग के हिसाब से या कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से इन चारों एंट्रीज में से कौन सी सही एंट्री है। ठीक है, तो वो 3 एंट्रीज में ना अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवेबल डाल रहा होता है, जो हमारे फाइनेंशियल की एलिमेंट्स है वो डाल रहा होता है। तो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं आएगा, कंट्रोल अकाउंट आ रहा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में। सही है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। सेम फॉर रिसीवेबल्स, के रिसीवेबल में भी हम डेबिट जो है रिसीवेबल को नहीं कर रहे होंगे, हम कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर रहे होंगे। ये चीजें डिटेल में आगे भी आएंगी। सही है, हमारे पास 15 मिनट है, हम एक न्यू टॉपिक शुरू कर लें या इससे कुछ पूछना हो आप लोगों को? वैसे हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। 15 मिनट है, अगर आप बोलें तो मैं इसके बेसिक्स बता दूं। हाँ हाँ, कॉपी कर लें, कहाँ से करना है? यहाँ तक, ठीक है। राइटिंग समझ नहीं आया तो बताइएगा, मैं बता दूंगी।
हाँ, ये तो मैंने जनरल चीज लिखी थी जो आप लोगों ने बताई थी। दे सकते हैं, लेकिन मतलब पढ़ना मुश्किल होता है पीडीएफ में। देख लें आपको जिस तरह से लगे, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि सामने हो। So, मेरे हिसाब से ना इसमें शायद 200-250 पेजेस हैं, और फोटोकॉपियर 2 रुपए में कर रहा होता है एक पेज, शायद 2 रुपए में कर रहा होता है। तो अगर 200-250 पेज है तो 400-500 तक होना चाहिए, एक बुक की बात कर रही हूँ। लेकिन ना बुक्स पे पैसे खर्च किए हुए कभी भी आपके जाया नहीं होते, एंड देन आपको वो फायदा ही देते हैं। फालतू चीजों में भी तो हम उड़ा रहे होते हैं ना अपने पैसे, उस पे हमें होता है। इसको ना लेजर करते हैं। ये
ये अकाउंट पेबल, और हम इतना पढ़ेंगे जितना डाइजेस्ट हो रहा हो। तो जिस तरह आप बोलेंगे, जहाँ पे ब्रेक चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ रहे होंगे तो फायदा नहीं हो रहा। जहाँ पे आपको ब्रेक चाहिए तो बोल लीजिएगा वहाँ पे। इससे पहले चैप्टर तो बहुत ही आसान है, मतलब मोस्टली थियोरेटिकली चल रहा होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये इसमें लास्ट टॉपिक है। अच्छा, मैं फिलहाल टॉपिक वाइज नहीं चल रही। मैं मतलब बुक में जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना उसके हिसाब से चल रही हूँ। मतलब अपने हिसाब से नहीं चल रही कि मैं पहले ये टॉपिक करवाना, क्यों? क्योंकि मुझे इंश्योर करना है कि हमने हर चीज पढ़ ली, कोई चीज मिस ना हो जाए, और आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आता जाए कि हाँ आप कोई चीज मिस नहीं कर रहे। मतलब आप जैसे बुक देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ये 7 टॉपिक पढ़ लिए। मैंने आपको ये हैंडआउट दिया है ना, इसके देखें सेकंड फर्स्ट पेज पर देखें, इसमें आई गेस सेकंड पे, सेकंड पेज देखें। इसमें देखें हमारा टॉपिक 1 था ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। ये हमने पढ़ लिया। ये हमने इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स देखे और हमने फंक्शन देखे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट था, सेल्स डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, ये हमने फंक्शंस देखे। ठीक है। दूसरा हमारा है पॉलिसी मैनुअल। इसमें हमने ये देखा कि पॉलिसी मैनुअल्स क्यों होती हैं और क्या होती हैं। ठीक है। तीसरा हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, के बिजनेस में कौन कौन सी मेनली कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही होती है, कि वो चीज कोई कर रहा है, वो सेल्स कर रहा है, वो किसी को एम्प्लॉइज को वो सैलरीज दे रहा है, ये वाली चीज हमने यहाँ देखी। अच्छा, उसके बाद था कंट्रोल्स ओवर ट्रांजेक्शंस। हमने देखा कि मैनेजमेंट किस तरह ट्रांजेक्शन्स पे कंट्रोल रख सकती है। उसमें हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पे वो चाहती है कि मेरा कंट्रोल हो। जैसे क्रेडिट सेल्स हो रही है, या कोई परचेजेस हो रही है जहाँ पे उसका कैश आउटफ्लो हो रहा है, या तो वो एम्प्लॉइज को जो सैलरीज दे रहा है। हमने ये 3 एग्जांपल्स देखी थी। और हमने कंट्रोल्स 4 कंट्रोल्स हमने देख लिए थे कि अथोराइजेशन हो, कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो, एक्यूरेट हो, और चौथा हमारा था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, ये हमने 4 कंट्रोल देखे। इसमें 5वां था डबल एंट्री बुक कीपिंग, बेसिक प्रिंसिपल से। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और हमने लिखा भी है, नोट भी किया है। तो घर जाके आप लोग रिवाइज करिएगा, अगर नहीं समझ आता मुझसे पूछेगा। ये हमने डबल एंट्री किया। इसके बाद 6 हमने देखा कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, जिसमें हमने 2 अकाउंटिंग सिस्टम देख लिए। पहले हमने कॉस्ट अकाउंटिंग समझ ली, कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, जिसमें हमने 2 पर्पस देखे, इंटरनल रिपोर्टिंग और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, हमने दोनों देखे। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड, हमने 2 सिस्टम भी देखे अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग। इंटीग्रेटेड था जहाँ पे एक ही सिस्टम था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है। और इंटरलॉकिंग में दोनों के सेपरेट लेजर्स थे। ठीक है। और अब 7वां हमारा टॉपिक है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इससे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ी, हमने सारी चीजें देखी हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने पास स्टडी टेक्स्ट की भी फोटोकॉपी करवा के रखी है, ताकि कोई चीज मिस ना हो रही हो। मतलब मैं सारी चीजें ही करवा रही हूँ। सही है। आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। लेकिन बुक ऑब्वियसली डिटेल होती है, इसमें ज्यादा एग्जांपल्स होती है, तो आपको और फायदा हो रहा होगा बुक पढ़ेंगे तो। सही है। अच्छा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड कोई काम कर रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हम रजिस्टर होते थे। जैसे मैंने डेबिट टू रजिस्टर और क्रेडिट टू रजिस्टर के वक्त भी बताया कि कंप्यूटर नहीं होते थे तो वो एक रजिस्टर होता था, उसी में हम रिकॉर्ड कर देते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब कंप्यूटर पे हम एंट्रीज बना रहे होते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ओरेकल हो गया, सेप हो गया, शायद आप लोगों ने नाम सुने हो। तो उसी में हम एंट्री कर रहे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हमारी एंट्रीज हो रही होती है। सही। तो अब ये इस हिसाब से है। अच्छा, इससे आपको क्या लगता है, मतलब कंप्यूटराइज पे हमें क्या फायदा हुआ? हमने जब हम कंप्यूटर सिस्टम लाए तो उसमें से हमें क्या फायदा हुआ? एक्यूरेसी आई। किस तरह एक्यूरेसी? एक तो हाँ, हमारे कंट्रोल्स लगे होते हैं। हाँ, इस तरह क्या टेलर क्या होता है, बिल्कुल वो बता देता है। हाँ, तो एफर्ट कम होने से हमारा टाइम सेव हो रहा होगा। ठीक है। कि
एंट्री बनाई वो हर जगह वो अपडेट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हम किसी भी उसमें चले जाएं, हमारे सुपर स्टोर्स वगैरह होते हैं, उसमें पॉइंट ऑफ सेल्स पे जब वो सेल्स रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो खुद ब खुद हमारा वहां से इन्वेंट्री को भी वो रिड्यूस कर रहा होता है, सेल्स भी रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो हर चीज मतलब कंप्यूटराइज चल रही होती है, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, तो इवेंचुअली हमारी कॉस्ट भी सेव हो रही होती है। हाँ, वन ऑफ कॉस्ट हमारी होती है कि जब हम वो सिस्टम ला रहे होते हैं अपने बिजनेस पे, लेकिन हमारी वैसे कॉस्ट भी सेव हो रही होती है, हमारे एक्यूरेट अकाउंट्स बन रहे होते हैं, तो इस चीज का हमें फायदा हो रहा होता है। मतलब कि दो चीज हमने देखी, एक तो टाइम सेव हो रहा होगा और दूसरा हमारी एक्यूरेसी आ रही होगी। ठीक है, अब तकरीबन अब तो सब, अब छोटे भी बिजनेस पे चले जाओ ना तो वो कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं। हाँ, उनके पास ऐसे सिस्टम नहीं होते, वो ओरेकल या सेप पे काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो एक्सेल फाइल पे भी काम कर रहे होते हैं, तो एक्यूरेसी आ जाती है, उसमें भी बहुत हद तक एक्यूरेसी आ जाती है। सही है। अब इसमें मेनली क्या होता है कंप्यूटर में, सबसे पहले वो क्या कर रहा होगा कि डेटा को इनपुट करेगा। सही है, मतलब मैं सबसे पहले डेटा मैंने इनपुट कर लिया एक्सेल, सबसे मैं किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं जा रही फिलहाल, जबकि एक्सेल कोई हमारा सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं बहुत नीचे लेवल पे आके समझा रही हूँ। उसके बाद वो सिस्टम ने उस पर क्या किया, प्रोसेस किया। एक्सेल खुद तो प्रोसेस नहीं करेगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा हमें प्लस माइनस करके ही देगा। हाँ, लेकिन हमारे जो सिस्टम होते हैं, अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे तो वो डेटा को खुद प्रोसेस कर रहे होते हैं। सही है, तो मैंने इनपुट किया, उसने प्रोसेस किया और मुझे एक उसने आउटपुट दे दिया। अच्छा, आउटपुट पे क्या हो सकता है, वो रिपोर्ट्स जनरेट करके दे रहा होता है हमें। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट हो गई बहुत सारी, वो मैं दे रहा होता है, तो इससे मेरा काम आसान हो गया, जल्दी भी हो गया और एक्यूरेट भी हो गया। मैंने जो डेटा इनपुट किया वही खुद से प्रोसेस होके और यहाँ आ गया। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर ये पूरा काम सिस्टम कर रहे जो कि पहले लोग कर रहे थे, तो फिर ऐसा नहीं है कि सारा काम सिस्टम करेगा तो इंसान क्या करेगा? उसको मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो इनपुट करने वाला होगा वो भी हम खुद ही होंगे, कोई ना कोई तो उसका इनपुट कर रहा होगा। अच्छा, और जब उसने आउटपुट दिया, रिपोर्ट दी, सिस्टम ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको रिपोर्ट निकाल के देगा, लेकिन रिपोर्ट को एनालाइज कौन करेगा? उसके लिए एक आपको इंसान ही हायर करना होगा ना। ये जो बड़ी लेवल पे हमारे होते हैं, एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, वो रिपोर्ट्स देखते हैं, उनके देखने का तरीका ही अलग होता है, तो वो एक्सपर्टीज इंसान में खुद से बनानी पड़ेगी। तो ये सिस्टम हमारे काम सिर्फ आसान करने आए हैं। कॉपी कर लें तो मुझे बताया। सही है, प्रोसेस के साथ साथ वो उसको स्टोर भी कर रहा होगा, कंप्यूटर्स को स्टोर भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है। सही है, ये हमारा एक बेसिक सा वो फ्लो चार्ट बोल रहे हैं कि हमें इससे पता चल रहा है किस तरह कंप्यूटर काम करता है। अच्छा, अब इनपुट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डेटा गैदर करना पड़ेगा। जैसे कि किसी मैनेजर ने बोला अपने सबऑर्डिनेट को कि तुम मुझे एक रिपोर्ट दो कि मार्केट में जो ये प्रोडक्ट बिक रहा है वो कितने में बिक रहा है, लेट्स से। तो वो क्या करेगा कि हमारे जैसे प्रोडक्ट जो दूसरे लोग बना रहे हैं वो कितने का सेल कर रहे हैं, तो वो डेटा गैदर करना शुरू करेगा कि ये कितने में सेल करे, कितने में सेल करे, उसको हम कह रहे हैं डेटा गैदर। और ये हमारे इनपुट का ही पार्ट बन रहा होगा, क्योंकि वो डेटा गैदर करेगा जब भी तो इनपुट करेगा। अच्छा, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो हमने डेटा गैदर किया ये एक्यूरेट हो, ये कंप्लीट हो। ठीक है, ये हमें चीजें यहाँ पे इंश्योर करनी पड़ेंगी। फिर हमने जब सिस्टम इनपुट कर लेंगे तो वो सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा। लेट्स से मैं बहुत बेसिक चीज सिखा रही हूँ कि हमने ये सिस्टम में डाल दिया कि किस कौन सा सबसे सस्ता कौन दिख रहा है, वो तो चलो हम खुद से भी बता सकते हैं, लेकिन लेट्स से हमारे पास बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमने सिस्टम में डाल दिया कि मैं बताओ कि सबसे कम पे कौन सेल कर रहा है, उसको हम बोल देंगे कि वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। उसने डेटा प्रोसेस किया और फिर उसने हमें एक आउटपुट में एक रिपोर्ट निकाल के दे दी कि ये वाले सप्लायर जो हैं ये कम पे सेल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया कंप्यूटराइज काम, वरना मुझे क्या खुद से देखना पड़ता है सारी चीजें। यहाँ पे मैंने डेटा इनपुट कर लिया, प्रोसेस हुआ, लेकिन मैं अगेन बता रही हूँ ये बहुत छोटा सा प्रोसेस लग रहा होगा क्योंकि मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, वरना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें प्रोसेस हो रही होती हैं, मतलब डेटा प्रोसेस हो रहे होते हैं जो कि ह्यूमनली नियरली इम्पॉसिबल होता है या तो बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए सारी चीजें सिस्टम में होती हैं। जैसे कि हम फर्म में हम सिंपल जो निकालते हैं, हम सिंपल सिस्टम पे निकालते हैं, हम खुद से नहीं निकालते।
मतलब कि हमने जो हमें क्लाइंट डेटा देता है हम वो अपने सिस्टम में डालते हैं और हम कुछ चीज़ें उस पर इनपुट करते हैं और वो खुद ही हमें एक सैंपल निकाल के देता है कि तुम ये चीज़ें टेस्ट करो। जैसे आपको अंदाजा होगा हम पूरा 100% ऑडिट नहीं कर रहे होते, हम सैंपल पे चल रहे होते हैं। वो खुद ही प्रोसेस करता है, वो देखता है कि कौन सी उसको पार्टी रिस्की लग रही है या कौन सी अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो वो वाली पार्टी निकाल के देता है। वरना हमें करना पड़ता, मैं खुद से देखती कि अच्छा ये पार्टी की अमाउंट ज्यादा है या इस पार्टी में ट्रांजेक्शन पहले कभी नहीं हुई इस बार हो रही है, तो वो सारा काम सिस्टम कर रहा होता है, मतलब वो प्रोसेस कर रहा होता है। ये एक एग्जांपल है इसकी। अब फिर वो मुझे एक रिपोर्ट निकाल के देता है कि ये वाले तुम 100 में से ये 10 को तुम सैंपल करो और इसको तुम चेक करो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम आसान हो गया। सही। और फिर वो जो रिपोर्ट्स होंगी उसको इसने लिखा हुआ है कि डेटा इज कम्युनिकेटेड, कि जो रिपोर्ट्स आ गई फिर वो हम आगे कम्युनिकेट करते हैं। वो रिपोर्ट्स किसी भी किस्म की हो सकती हैं, मतलब मैनेजमेंट लेवल की भी हो सकती हैं कि किसी मैनेजर ने, जैसे मैंने बताया, किसी मैनेजर ने बोला कि कॉम्पिटिटर्स को हमें देखना है कि किस तरह वो सेल कर रहे हैं, कितनी प्राइस में कर रहे हैं, तो ये हमारे मैनेजमेंट के लेवल पर रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, 43 हो रहे हैं, हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं और फिर ऑफ करते हैं। अच्छा, डेटा जो होता है, हमने जो डेटा इनपुट किया, अब लेट से वो किस तरह डेटा होगा, नंबर होंगे, नेम्स होंगे, अमाउंट्स होंगी, 3 ठीक है, नेम हो गए ABC और अमाउंट होगा 200। अच्छा, अब चौथा जो बंदा आया हमारे पास, अगर डेटा में क्या पता उसका नाम भी सेम हो जो इसका नाम है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो डेटा इनपुट कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं, इसको फील्ड्स कहते हैं। सही है, 1 2 3 4 फील्ड। तो हम ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई एक फील्ड ऐसी हो जो यूनिक हो, मतलब जिससे हमें पता चले कि ये जो है ना ये इससे अलग है, ये एक नहीं है। ठीक है, तो बहुत बार जैसे हम बैंक्स पे जाते हैं और वहाँ पे लिखा होता है कि उनके क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज है। सही है, अब उसने हमें डेटा दिया कि किस किस को हमने क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। सही, अब नाम तो एक जैसे भी होंगे, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा वो नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है, तो उसके लिए साइड में NICs लिखे होते हैं कि भाई इसका NIC है, इसका NIC है, तो उससे क्या हो गया, एक आइडेंटिफिकेशन आ गई कि ये वाला पर्सन इस पर्सन से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि उसका NIC लिखा हुआ है। या वो क्या करते हैं, वो हर कस्टमर को एक अलग अपने हिसाब से एक अलग कोड दे देते हैं, 1 2 3 4 कर दिया, फिर दूसरे वाले को 1 2 3 5 कर दिया, इस तरह सीरियल नंबर दे दिया, तो उससे भी क्या हो गया, वो डिफरेंशिएट हो गए। सही है, तो इसको हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कोड दे दिया। ये चीज भी होनी चाहिए डेटा को इनपुट करते हुए। ये आगे थोड़ा सा और टेक्निकल है, आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं अभी बढ़ाऊं नहीं? ठीक है, यहाँ तक सही। अब नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी कंप्यूटराइज को, और आप कोशिश करिएगा। बोला मुझे अभी ये कम्युनिकेट नहीं किया। चलें, अगर कल करते हैं तो फिर तो मैं टेस्ट नहीं लूंगा, अगर कल वो लेते हैं, क्योंकि आप इतना नहीं पढ़ सकेंगे। अगर कल क्लास नहीं होती तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, सिर्फ कंप्यूटर वाली चीज रहती है, तो आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो और हम इसका टेस्ट ले लें। लेकिन मुझे लगता है हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि हम टेस्ट ले सकते हैं चैप्टर 1 का, मेरे हिसाब से हम ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में भी हमने बेसिक चीजें पढ़ ली। अब आगे 2 चीजें आ रही हैं, बैच प्रोसेस और रियल टाइम। सही है, इससे फिर मैं सवाल नहीं बनाऊंगी, या आप लोग बोलें तो कंप्लीट हो जाए फिर करवा लें, कंप्लीट हो जाए फिर करवा लेते हैं। और वो जो 2 लोग, या तो 1 मिनट चले फिर आज यहीं तक रखते हैं, मैं इसको स्टॉप करती हूँ।